नमस्कार, मैं धनंजय कुमार और सुबह के कार्यक्रम 9 बजे में आपका स्वागत है। आज जो है जम्मू भाई का दिन है, जम्मू आनंद। आज के दिन हम जम्मू आनंद से बात करते हैं, बुधवार के दिन सुबह 9 बजे। और जम्मू भाई हमारे सामने हैं। वो बैठे हुए हैं नागपुर के किसी बड़े दफ्तर के सामने। पीछे देखिए वो दफ्तर दिखाई पड़ रहा है। जम्मू भाई भी बताएंगे कहाँ है। जम्मू भाई अब कहाँ बैठे हुए हैं? ये देख लीजिए, कुछ पढ़ा आ रहा है। क्या है? बहुत साफ नहीं दिख रहा। क्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लग रहा है कुछ? मैं धनंजय भाई नमस्कार। इस वक्त मैं हमारे शहर की जो महानगर पालिका है, उस महानगर पालिका के केंद्रीय कार्यालय के सामने जो बगीचा है वहां बैठा हूं। कुछ महत्वपूर्ण काम को लेकर पिछले 1-1.5 घंटे से इस महानगर पालिका में मैं हूं। कई लोगों से मिलना था और मैंने सोचा कि यहीं से करते हैं। और इसके लिए अभी जो मैंने दिखाया वो महानगर पालिका का नाम है। थोड़ा सा मैं और दिखा दूं। ये देखो ऊपर झंडा भी दिख रहे हैं दो, एक तिरंगा है और एक महानगर हाँ पालिका का झंडा भी है। तो जी। दूर से है इसलिए शायद बहुत स्पष्ट नहीं दिख रहा। अगर हम्म। दोपहर में होता तो थोड़ी और चहल पहल होती और कुछ हम्म। नागरिक भी यहाँ इकट्ठे हो जाते कि भाई क्या चल रहा है इनका। मैं बकायदा कुर्सी ले लिया हूँ। एक हमारे गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड। मैंने कहा दादा आपकी कुर्सी दे दो यार, थोड़ी देर के लिए हमारा वीडियो होने वाला है। तो बोले ले जाओ। तो अभी थोड़ा सन्नाटा छाया हुआ है क्योंकि शाम के करीब 5:30 बज रहे हैं। तो जी। यस। ज, जम्मू भाई पहले तो यही बताइए कि आप महानगर पालिका किस काम से गए हुए हैं। और अभी बरसात का समय है। पिछले एपिसोड में आप बता रहे थे कि वो कौन सी जगह जो पुलिया दिखाया था अपने अंडरग्राउंड कि यहाँ से जो है पानी भर जाता है। बरसात महाराष्ट्र में भी और जगह लगातार बारिश हो रही है। कई राज्यों में भारी बारिश हुई है और उसकी वजह से अस्त व्यस्त हो गया जीवन। नागपुर में तो लग रहा अभी बारिश नहीं हो रही है। पीछे जो है आपके गीली जमीन नहीं दिखाई पड़ रही है। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो गए हुए हैं तो आप किसके काम से गए हुए हैं वो भी थोड़ा बताइए। यहाँ बारिश पिछले 3-4 दिनों से नहीं हो रही है, अभी गर्म है जरा सा। वैसे नागपुर महानगर पालिका में हम पिछले 25 वर्षों में 4 अलग अलग श्रमिकों की संगठना यूनियन हमने बनाई है। और खास करके जो हमारे असंगठित कामगार है, ठेका कामगार है, चाहे फिर सफाई कामगार हो, चाहे पानी में काम करने वाले ठेका कामगार हो, या फिर आरोग्य में काम करने वाले हमारे ठेका कामगार हो, या संविदा कर्मचारी जिसको बोलते हैं, इनकी ही लड़ाई मैं लड़ते आया हूँ। और बहुत विपरीत परिस्थिति में हम यहाँ पर अपना संगठन कायम कर सके, क्योंकि लोकल बॉडी जिसको अपन कहते हैं, यहाँ पर जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वही एम्प्लॉयर भी होते हैं। तो इसलिए कर्मचारी हो, उनका सीधा संबंध चुने हुए नगर सेवकों के साथ होता है। और हम तो कम्युनिस्ट हैं और इस कारपोरेशन में लाल झंडे वालों का कोई अस्तित्व नहीं है। एक जमाना था, 2 नगर सेवक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के हुआ करते थे। वही एक जमाना था जब जो नगर सेवक कर्मचारियों के सवाल उठाते थे। अब तो सब पुरानी बातें हो गई। अब कोई नगर सेवक जो है कर्मचारियों की बात नहीं करता है। 15 वर्षों से इस कारपोरेशन में भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, सत्ता है, सरकार नहीं सत्ता है, एक तरफा सत्ता है। और विपक्ष में कांग्रेस है। तो हमारी स्थिति ऐसी है कि ना हम कांग्रेसी, ना हम भाजपा के, तो कोई नगर सेवक तो अपना है नहीं। हम खुद कोई नगर सेवक नहीं है। लेकिन लगे रहो, डटे रहो, ये जो हमारा सिद्धांत है, उस सिद्धांत के चलते हम यहाँ पर एक यूनियन के
नेता के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुके। जिस मसले को लेके मैं कल हमारे महानगर पालिका की आम सभा थी। आज से करीब करीब 1 साल पहले इस महानगर पालिका ने उनके आरोग्य विभाग जो पोस्ट है, सैंक्शनड पोस्ट, उसके 52 नर्सों के भर्ती की एडवर्टाइजमेंट निकाली थी। तब हम एकदम कमिश्नर, उस समय कमिश्नर नहीं थे क्योंकि हाउस नहीं था, तो प्रशासक कहते हैं, उनको कहे कि भाई आप जो नागपुर शहर के अंदर राष्ट्रीय आरोग्य अभियान के तहत प्राथमिक आरोग्य केंद्र में काम करने वाले जो संविदा नर्सेस है, आप कोई 8 साल से काम कर रहे हैं, कोई 10 साल से काम कर रहे हैं, आप उनको नियमित करो। जैसे कि महाराष्ट्र के कई और महानगर पालिकाओं में प्रशासकों ने बकायदा उनके स्थायी आरोग्य विभाग में इन कर्मचारियों को सरकार की परमिशन लेके स्थायी किए। चाहे पिंपरी चिचवड़ हो, चाहे चंद्रपुर हो, सांगली हो, मीरज हो, कल्याण डोंबिवली हो, लातूर हो, ऐसे कई जगह। लेकिन इस बात को हमारे प्रशासक ने माना नहीं। तो हमने बोले ठीक है बेटा, नहीं मानोगे तो हम थोड़ी छोड़ेंगे। तो तुरंत हम हाई कोर्ट में पहुंच गए। 48 नर्सेसों ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई कि भाई जब महाराष्ट्र के 10 महानगर पालिकाओं में वहां के राष्ट्रीय आरोग्य अभियान के तहत काम करने वाले कर्मचारियों को नियमित किया जा सकता है, तो हमें क्यों नहीं किया जा सकता है? हमारे प्रशासक ने सरकार से परमिशन क्यों नहीं मांगी? तो ये केस चलती रही, लेकिन उस प्रशासक ने अपनी भर्ती प्रक्रिया चालू रखी और उन्होंने भर्ती कर दी। लेकिन जनवरी 2026 में हाईकोर्ट ने इस बात को माना कि ये जो याचिकाकर्ता आए हैं, इनका हक बनता है। तो कारपोरेशन को उसने निर्देश दिया कि 6 हफ्ते के अंदर इन याचिकाकर्ताओं को स्थायी करने के संदर्भ में क्या निर्णय आप लेने जा रहे हो, ये हमें बताइए। तो अब वही प्रशासक था जिसने नहीं बोल दिया था। तो फरवरी चले गई, मार्च चले गया, अप्रैल चले गया, और उसके बाद चुनाव आ गए कारपोरेशन के। तो मई में कारपोरेशन जो है वो अस्तित्व में आ गया। अब प्रशासक नहीं रह गए तो कमिश्नर हो गए। उसके बाद भी 2 बार सदन की मीटिंग बुलाई गई, लेकिन प्रशासन ने ये मसले को एजेंडे में नहीं लिया। तब जो है नागपुर महानगर पालिका ने बहुत सख्त रवैया अपनाते हुए जो आयुक्त जिनकी ट्रांसफर हो गई और जो नए आए, दोनों के खिलाफ अवमानना की नोटिस जारी कर दिया। तो अब 13 अगस्त को तारीख है, तो इसी बीच 28 तारीख जो है सदन की आम सभा रखी गई थी, जिसमें ये विषय सूची में आया। लेकिन सत्ता पक्ष के नेता उस दिन बीमार थे, तो इसके लिए महापौर ने जो है एक विषय लिया और स्थगन कर दिया सदन का। लेकिन उनको मालूम था कि 13 तारीख के पहले ये निर्णय तो करना पड़ेगा, नहीं तो दोनों आईएएस अधिकारी जो है 12 के भाव से निपट जाएंगे। तो फिर कल सदन की बैठक थी, उसमें फिर ये विषय आया। तो जब ये विषय आया तो हम बहुत चौकन्ने थे, क्योंकि एक प्रक्रिया महाराष्ट्र सरकार की चल रही है। हमको अंदाजा था कि कहीं ना कहीं प्रशासन जो है सदन में जब ये सवाल आएगा तो दिशा भूल करने या कंफ्यूजन क्रिएट करने की बात करेगा। तो हम चौकन्ना थे, और वो कल आखिरी में विषय आया और सदन ने उस विषय को मंजूर कर लिया। लेकिन माननीय आयुक्त ने अपनी बात रखते हुए कहा कि मेरे खिलाफ अवमानना याचिका का नोटिस है और मैंने
कल ही जो है उच्च न्यायालय में माफीनामा दिया हूं और कुछ कहने लगा कि नहीं, जो 10 साल वाले हैं उनके बारे में सोचेंगे ये वो, लेकिन सदन ने जो है उसने कहा कि नहीं, ये विषय एक मत से मंजूर कर रहे हैं। लेकिन अब दिक्कत ये है कि 13 तारीख को कोर्ट में केस होने से महानगर पालिका एक हलफनामा दायर करने जा रही है। तो मैं परेशान था कि हलफनामे में क्या आएगा, वर्डिंग क्या है। क्या कमिश्नर ने 10 साल वालों की बात करके थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करने की बात वो आएगी, या फिर विषय जो था कि याचिकाकर्ता इनको जो है स्थायी करने का फैसला मंजूरी दे दी गई, ये आएगा। तो फिर मैं आज जरा सत्ता पक्ष के नेता से मिला, विपक्ष के नेता से मिला, फिर सत्ता पक्ष के नेता से बातचीत जब हुई तो उसने फिर अधिकारियों को बुला लिया था कि भाई कल जो हुआ आप क्या लिख रहे हैं। तो बोले उसमें ये उन्होंने बताया कि नहीं, विषय को सदन ने मंजूर किया है। तो मुझे ये आश्वासित करना था, क्योंकि लीगल डिपार्टमेंट है जो ड्राफ्टिंग करेगा। अब लीगल डिपार्टमेंट क्या ड्राफ्ट करेगा, तो ये थोड़ा सा मैं एक प्रकार से थोड़ा सा मैं क्या बोले कि कोर्ट में थोड़ा सा जी कुछ सर। ना हो जाए, एहतियात बरत रहा था। इसके लिए जरा जी 2 घंटे से मैं बातचीत में लगा था। तो देखते हैं, और बहुत बढ़िया, हमें पूरा बहुत यकीन है। बढ़िया जम्मू भाई, आप जो है लगातार लड़ते रहते हैं आम लोगों के लिए, जिसके लिए वो खुद अपने आप के लिए नहीं लड़ सकते, उनके लिए लड़ रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, और यही मुझे आपके प्रति एक सम्मान का भाव देता है। लेकिन और वहां से अगर आप जो है महानगर पालिका में बैठे हुए हैं, वहां से आपको संसद दिखाई पड़ता है क्या? संसद दिख रही है वहां देखिए, से? इस देश की जो राजनीति है, उसकी पाठशाला जो है ना, वो पाठशाला महानगर पालिकाएं हैं, शहरों की, छोटे शहरों की नगर परिषदें हैं, और ग्रामीण में जिला परिषद और पंचायत समिति है। तो ये है पाठशाला इस देश की लोकशाही का, इस देश का जो लोकतांत्रिक ढांचा जो हमारा है, वो यहीं से उसकी बुनियाद है। तो इसके लिए यहीं से हमको संसद दिखती है। अगर ये जो पाठशाला है, अगर यहाँ अगर अलोकतांत्रिक पद्धति से कामकाज अगर चल रहा हो, तो समझ जाना कि ऊपर जो है वहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया दफना दी गई, क्योंकि इसी पाठशाला से लोग निकलते हैं। आज महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, वो यहाँ के नगर सेवक रहे हैं, यहाँ के महापौर रहे हैं। आज कांग्रेस के एक विधायक जो नगर सेवक रहे हैं, विपक्ष के नेता रहे हैं, फिर महापौर बने, आज वो आमदार है। एक बीजेपी के 3 बार लगातार जीत के आने वाले जो आमदार है, वो नगर सेवक थे, स्थायी समिति के अध्यक्ष रहे हैं, और फिर आमदार भी बने। एक और आमदार है बीजेपी के, पहली बार जीते हैं, वो भी नगर सेवक रहे हैं, यहाँ के महापौर रहे हैं, मेयर रहे हैं, और आज आमदार है। तो ये दिखाता है कि ग्रास रूट से जब लोग ऊपर आते हैं, तो फिर वो बातें जिस तरीके से करते हैं, रखते हैं, वो एक अलग होता है। और जैसे सिर्फ पैसे के दम पर जो हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, वो ना जनता उनके पास जाती है, ना वो जनता के बीच में रह पाते हैं। वो मतलब लगे रहते हैं आपका कि इशारा, जम्मू भाई अब समझ गया, आपका इशारा नरेंद्र मोदी की तरफ है। देखो, नरेंद्र मोदी एक अलग मॉडल है। नरेंद्र मोदी जिसको कहते हैं कि घोर लोकतंत्र के दुश्मन, घोर अलोकतंत्रवादी, पूंजीपति परस्त,
और जनता के जन आंदोलनों को हिकारत की नजर से देखने वाले एक ऐसे प्रवृत्ति के वो प्रतिबिंब है। इसलिए जो गुजरात मॉडल है, वो गुजरात मॉडल क्या है? गुजरात मॉडल वही था कि यहाँ जहां पर सत्ता ने सरकार इतनी निरंकुश हो जाए कि अपने राज्य में अधिकार, चाहे किसान, मजदूर, खेत मजदूर, आदिवासी, दलित, महिलाएं, छात्र, ये अपनी आवाज ना उठाए और इतना भय नागरिकों के बीच में फैला दे कि सरकार से सवाल पूछोगे तो बेटा जेल में जाएंगे, और पूरा पूंजीपतियों के लिए एक प्रकार से सत्ता जो है उनके चरणों पे अर्पित कर दे। यही वो मॉडल है, गुजरात मॉडल। इसलिए आपको याद होगा कि 2013 में एक ऐसी परिस्थिति थी देश की कि जहां भारतीय जनता पार्टी की अवस्था बहुत बुरी थी। भारतीय जनता पार्टी बहुत सारी खेमों में बटी हुई थी उस समय। इतने सारे खेमे चल रहे थे और सबको ये लग रहा था कि अडवाणी जो है उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और अगले प्रधानमंत्री अगर बनेंगे तो लाल कृष्ण आडवाणी रहेंगे। लेकिन आपको याद है उसी समय देश के पूंजीपतियों की, टाटा बिरला, अडानी, अंबानी और नरेंद्र मोदी, इनकी बैठक होती है गुजरात में और गुजरात विजन, वाइब्रेंट गुजरात की बात उसमें से निकल के आती है। और नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के अंदर एक प्रकार से विद्रोह कर दिया था। उन्होंने क्या विद्रोह कहा कि या मुझे इलेक्शन प्रमुख बनाइए और मुझे प्रधानमंत्री का अगर आप निर्णय लेंगे तो हम फिर प्रचार करेंगे। ये ब्लैकमेलिंग हुई और इंडियन कारपोरेट जिसको बोलते हैं, देश का पूंजीपति, वो मोदी के साथ खड़ा हुआ क्योंकि मोदी मॉडल वो इस देश के पूंजीपतियों के लिए बहुत जिसको कहते हैं कि हितों को साध्य करने वाला मॉडल था। और जी देखते हैं कि जब फिर 2014 के बाद हम देखते हैं कि पूरा देश बिक गया, देश का संसाधन बिक गया। किनके हाथों बिका? अडानी और अंबानी को तो बेचा गया ना, पूरा देश के हर सेक्टर बेच दिए हैं। और फिर यही मोदी जब देश के अंदर आवाज बुलंद होती है, संघर्ष लोग करते हैं तो उनसे नफरत करते हैं। किसानों के आंदोलन के साथ उन्होंने अब उसको बदनाम करने का काम किया और आंदोलन जीवी वगैरह वगैरह बोलने लगे, बात तक नहीं किए। उसके बाद जब महिला हमारी रेसलर आंदोलन कर रही थी, उनसे बात तक नहीं किए। और छात्र ये नहीं, सीएए, एनआरसी तो बहुत बड़ा सीए, मामला था। एनआरसी जो आंदोलन कर रहे थे वो किसी से बात नहीं करते। उसके बाद जब जेनजी का आंदोलन हुआ, कोई बातचीत नहीं। तो वो आंदोलन करने वालों से, जनवादी तरीके से संघर्ष करने वालों से इस पूरी प्रक्रिया को नफरत करते हैं, बहुत नफरत करते हैं। नहीं, लेकिन एक तो ये एक फिर मॉडल, बात आती है, एक फिर बात आती है जम्मू भाई, ये मॉडल जो आप बता रहे हैं, आरएसएस ऊपर है, नागपुर में जहां बैठे वहीं से आरएसएस शुरू हुआ, तो आरएसएस का मॉडल और गुजरात मॉडल में कहां अंतर? आरएसएस के मॉडल और गुजरात के मॉडल में अंतर नहीं है, सिर्फ उसमें तकलीफ एक है। आरएसएस के मॉडल में सिर्फ इतना ही है कि शीर्ष में ब्राह्मण ही होना चाहिए, और अगर महाराष्ट्रियन ब्राह्मण मिल जाए तो सोने पे सुहागा। यही फर्क है, बाकी कोई इसमें फर्क नहीं है। और हम सब जानते हैं कि गुजरात मॉडल जो है, वो उस मॉडल का नेतृत्व जो है ब्राह्मण नहीं करता है, ओबीसी करता है। कहने के यही लिए ओबीसी, कहने के कहने लिए के लिए ओबीसी, टकराहट ओबीसी जो के है, हित ओबीसी के हित में एक फैसला लिया हो तो एक बताइए। फैसला नहीं है। मतलब देखिए, जो टकराहट मतलब है वो ना, जो नरेंद्र मोदी जी आए
तो फैसला ये किया कि जो किसान बिल बना था, किसान में सबसे ज्यादा ओबीसी है, जो किसान बिल बना था उसको कैसे कमजोर किया जाए, पहला काम ये किया। फिर किया कि जो गरीब किसान, ओबीसी, दलित मजदूर लोग जो हैं उनके बच्चे न पढ़े, इसके लिए एजुकेशन को महंगा किया, अस्पतालों को महंगा किया, महंगाई इतनी बढ़ा दी कि आप अपनी रोजी रोटी में उलझ जाओ, बाकी सब भूल जाओ। और बचा खुचा जो था वो आपने क्या किया, ईडब्ल्यूएस लाया, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो सवर्णों के लिए 10% आरक्षण आपने दिया, लेटरल एंट्री दिया जिसमें आरक्षण को खत्म किया जा सके। आरक्षण को ओवर पावर करने के लिए आपने लेटरल एंट्री का किया, ओबीसी के लिए तो कोई काम नहीं किया। तो ओबीसी के बीजेपी में नेता, ये तो मानना ही धोखा है, बहुत बड़ा धोखा है। लेकिन एक जो दूसरा सवाल जो मेरे पास ये था कि जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, या जो आरएसएस का जो जो मॉडल है, गुजरात मॉडल है, नागपुर मॉडल, क्या इस मॉडल की चमक अभी भी बाकी है? ये एक आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा किया है। देखिए, ऐसा है कि किसान आंदोलन तो 1.5 साल चला, करीब 13 महीने, 750 किसान शहीद हुए। रहा था कि उस वक्त जो कुछ चुनाव राज्यों में होने वाले थे, उत्तर प्रदेश था, मेरे ख्याल से हरियाणा भी था, और 2-3 राज्य थे, ये लग रहा था कि इस आंदोलन का परिणाम पड़ेगा और कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान होगा। लेकिन हमने देखा कि उसका असर उस ढंग से नहीं हुआ, वापस बीजेपी ही जीती। और जब महिला कुश्तीगार चुनाव लड़ रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, तब भी ऐसा लग रहा था कि भाई इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि उसी वक्त मणिपुर भी जल रहा था और महिलाओं को जिस तरीके से नग्न परेड कराया गया था, और ये मोदी, ये सरकार 2 शब्द नहीं बोली, तो उसका भी कोई चुनावी परिणाम उस पर दिख नहीं रहा। और अब जो जनजी जो आंदोलन हुआ है, भाई इसमें जो नौजवान कूदा, वही नौजवान है जो पिछले 14 साल मोदी से बड़े प्रभावित रहे हैं। 90% तो मोदी से प्रभावित नौजवान था वो, उसके घरों में भी मोदी मोदी चल रहा था। लेकिन इस आंदोलन ने जब एक मंत्री का इस्तीफा लेने में कामयाब हुआ, और राहुल गांधी ने जिस तरीके से मोर्चा संभाला, शायद हो सकता है कि इसका परिणाम बीजेपी पे या मोदी की लोकप्रियता पे पड़ सकता है, पड़ना चाहिए। क्योंकि परसों मैं कहीं अखबार में पढ़ रहा था कि मोदी की लोकप्रियता अभी करीब करीब 48% है, और राहुल गांधी की लोकप्रियता 28% बताई गई। और ये पुरानी बात। अब जनजी को 12% बताया। वो जिसने जिसने किया है वो सब पुरानी बात है, हाँ, वो लेकिन ये करेक्ट 15 नहीं दिन है। पहले की बात है। लेकिन जी। आज आज वातावरण जो है, एक है, इसकी पहली परत ये है कि भय जो है, इस सरकार का जो खौफ था वो तार तार हो गया। तो ये ऊपरी स्तर पर ये आंदोलन की बहुत बड़ी जीत है। उसका जो निचला स्तर है, वो निचला स्तर ये है कि ये कितना राजकीय रूप लेता है, और राजकीय रूप लेने में सीजेपी वाले पीछे चले गए। वो कहते हैं कि हमें इससे लेना देना नहीं है, हम एक प्रेशर ग्रुप के हिसाब से रहेंगे। तो भाई, आपको राजनीति से अगर लेना ही देना नहीं है तो आप प्रेशर ग्रुप बनना क्यों चाहते हो? क्योंकि वो प्रेशर ग्रुप तो राजनीति को फिर प्रभावित करेगी ना। राहुल गांधी इस वक्त एक बड़े स्तर पर प्रभाव डाल रहे हैं। सवाल ये है कि इसका पॉलिटिकल ये परिणाम, मुझे ऐसा लगता है कि वो अकेली कांग्रेस की बस की बात नहीं है, क्योंकि पूरे देश में कांग्रेस उस ढंग से आज नहीं है। कांग्रेस जब तक ये मन ना बना ले
के वामपंथी पार्टियां और अन्य सेकुलर पार्टियों के साथ जब तक ईमानदारी से एक गठजोड़ ना कर लें और लक्ष्य ये कि बीजेपी और आरएसएस का मुकाबला करना है, तब तक मुझे ऐसा लगता है कि अनुकूल परिस्थिति जो बन रही है उसको राजनीतिक परिस्थिति में तब्दील करना मुश्किल। जी, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अभी मुश्किल तो है, बिल्कुल मुश्किल है, जब तक वो परिणाम, चूंकि संसद में भी जिस तरह से हो रहा है उसमें जवाब देना है, प्रधानमंत्री को जवाब मांग रहे हैं उनके सांसद राहुल गांधी से, ये सारा चल इस रहा है। तरीके से संसद में एक दिखता है एकता कि सपा है, आरजेडी है, वामपंथ है, कांग्रेस है, ये मिलकर जो दबाव बना रहे हैं वो तो दिख रहा है, लेकिन संसद के बाहर है ना असली राजनीति। संसद में तो जी। संख्या का मामला है, संसद के बाहर है राजनीति, और राजनीति में जितने जल्दी आरएसएस, फांसीवाद और मोदी और कारपोरेट गठजोड़ इसको इसको एक बड़ी चुनौती के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे और जल्दी एक इस प्रकार की एक अलायंस जिसको कहते हैं गठजोड़ नहीं बनाएंगे, तो फिर जमीनी स्तर पर आम लोगों को गैर भाजपा या मोदी आरएसएस के विरोध में जनतांत्रिक, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष राजनीति को स्वीकार करने का जहां तक सवाल है उसमें फिर चूक जाएंगे। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद जम्मू भाई, बहुत बढ़िया आपने सारा डिटेल आपने रखा, और आप तमाम साथी जो देख रहे हैं आपका भी आभार। जम्मू भाई यार बैकग्राउंड दिखा रहे हैं, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद जम्मू भाई। और फिर मिलते हैं धन्यवाद। दोपहर के कार्यक्रम में और शाम के कार्यक्रम में। धन्यवाद।